Hello friends, today I am going to discuss about important mechanical properties of materials like elasticity, ductility, toughness and hardness like that. तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सिंपल, जहाँ पे हमें जिस चीज़ का नीड होगा, जिस प्रॉपर्टी टाइप के मटेरियल का नीड होगा, उस जगह हम यूज़ करें। डक्टाइल मटेरियल का कहीं यूज़ होता है, कहीं ब्रिटल मटेरियल, तो ये सब पढ़ने के लिए तो पहला यहाँ पे है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इस प्रॉपर्टी के अनुसार जब भी हम किसी बॉडी पे लोड लगाएं, जैसे मान लो ये बॉडी है, बॉडी पे 10 न्यूटन लोड लगाया, ठीक, और इस लोड के कारण क्या होगा, ये इलोंगेट होगा, ठीक है। अब इलोंगेट हो गया, लेकिन उसके बाद उससे हम लोड हटा दें तो वो फिर अपने पुराने वाली स्थिति पे वो आ जाता है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को जो कहते हैं रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक। एंड अगर वो रीगेन ना करे तो वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, ठीक। तो सिंपल यही है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। एंड जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल हो गया। नेक्स्ट होता है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है ना, सिंपल सा जैसा नाम पता चल रहा है डक्टाइल, ये इसको हिंदी में कहते हैं तन्यता, ठीक। ये यूज़ करते हैं हम लोग वायर्स बनाने में, ठीक, वायर्स बनाने में, या फिर ये ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल को, अगर हम उस पे टेंसाइल लोड लगाएं और टेंसाइल लोड लगा के वो प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाएगा, प्लास्टिसिटी हुआ ना, तो वही प्लास्टिक डिफॉर्म मतलब चेंज, प्लास्टिकली चेंज हो जाएगा ताकि वो अपने पुराने पोजीशन पे वो रीगेन ना कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5% से ज़्यादा जब प्लास्टिक चेंज होता है तो वो डक्टाइल मटेरियल हो गया, ठीक। एंड 5% नीचे तो वो तो नेग्लिजिबल ही है, तो वो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस, कि इसके द्वारा जब ये इलोंगेट हुआ, ये जो इलोंगेट कर देंगे हम, ठीक, तो इसके द्वारा हम तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ठीक। एंड मैलिएबिलिटी क्या होता है, ये टेंसाइल फोर्स के कारण होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये सेक्शन वो रिड्यूस होता है। और जबकि आपका मैलिएबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण वो ऑल डायरेक्शन में, मैलिएबिलिटी के कारण ऑल डायरेक्शन में वो उसका कंप्रेस होता है। एंड वो इसके हेल्प से, इस प्रॉपर्टी के हेल्प, मैलिएबिलिटी के हेल्प से हम थिन शीट्स बना सकते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है, उसमें हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं एंड मैलिएबिलिटी में आपका कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस। थिन शीट्स बनाते हैं एंड इसमें वायर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस जैसे कि बताया आपको कि डक्टिलिटी में तो 5% से ऊपर हो गया आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जबकि ब्रिटलनेस में क्या है कि वो, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक। या तो वो टूट जाएगा, अगर जैसे कुछ लोड लगाने के बाद वो कुछ इंटरवल के बाद वो टूट जाएगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्म नहीं होता है, वो टूट ही जाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। एंड डिफरेंट का अपना अपना जगह अलग अलग यूज़ करते हैं। डिफॉर्म इसमें नहीं होगा, नेग्लिजिबल या फिर होता है, जैसे कास्ट आयरन हो गया एंड आपका कंक्रीट हो गया, तो इन सब में ना ब्रिटल मटेरियल ये सब है। इन सब पे अगर हम लगा दिए लोड तो या तो ये फ्रैक्चर करेगा, ये डिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डिफॉर्म होने के बाद इसका यूज भी कैसे करें हम, ठीक। जैसे आपका घर में हो गया या फिर कंक्रीट जहाँ भी यूज़ होता है, अगर वो डिफॉर्म कर गया तो फिर यूज़ करने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो वही ब्रिटल मटेरियल हो गया, उसी को कहते हैं ब्रिटलनेस, उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। हाँ, वो ड्रॉ करना मतलब उसको हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। हम इसके डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी की हेल्प से हम तो बना देते हैं, आपका वायर बना दिया, थिन शीट्स बना, जबकि ब्रिटलनेस के हम नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वो बिना आपको वार्निंग दे हुए ब्रिटल मटेरियल टूट जाता है, जबकि डक्टाइल मटेरियल आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता है। डक्टाइल मटेरियल को एक टेस्ट है यूटी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस पर हम डिफरेंट पॉइंट्स का हम उस पर लोड लगाते हैं एंड देखते हैं किस पॉइंट पे ये ब्रेक हुआ, कौन सा आपका इलास्टिक पॉइंट है, तो ये सब पॉइंट हम चेक करते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। तो ब्रिटलनेस ये हो गया, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट आता है टफनेस एंड हार्डनेस। इन दोनों के बीच में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक। तो बताते हैं आपको टफनेस क्या होता है।
जब भी किसी पे लोड लगाया ना, तो लोड लगाया मान लो पी, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये धीरे धीरे फैलने के बाद वो टूटेगा। तो टूटने से पहले जितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया ना, तो वही हो गया आपका टफनेस। ठीक, टफनेस जैसे आपको मान लो ये बना दिया मैं, पी एंड लोड एंड डिफॉर्मेशन के बीच का अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप का होगा, मान लो डक्टाइल मटेरियल का। ठीक, ये फ्रैक्चर, ये होता है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर पॉइंट के अंदर का जो ये एरिया हो गया ना, ये सब एरिया अंडर पी वर्सेस डिफॉर्मेशन का जो डायग्राम हुआ इसको कहते हैं हम टफनेस। ठीक, जबकि हार्डनेस क्या हुआ, हार्डनेस क्या होता है ना, जैसे मान लो ये बॉल है एंड इस बॉल पे हम इस कोई भी डायमंड या फिर किसी भी टाइप का हम उस पे हथौड़े से मारते हैं, ताकि इससे क्या होता है, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, छोटा होल बनेगा, तो मतलब कि हार्ड मटेरियल है। अगर वही अगर इस बॉल में हैमर से मारने पे अगर बड़ा होल बना, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा, मतलब कि वो सॉफ्ट है, ठीक, तभी तो होल ज़्यादा बन गया, वो रेसिस्ट नहीं कर पाए। तो रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ टू इंडेंटेशन और पेनेट्रेशन, तो वो रेसिस्ट करने की क्षमता को हार्डनेस कहें। तो हार्ड ज़्यादा होगा तो वो रेसिस्ट ज़्यादा कर पाएगा, जिससे होल का जो डायमीटर है वो कम बनेगा। ठीक, तो इसको मापने के लिए डिफरेंट आपका टेस्ट होते हैं। BHN होता है, ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट, एंड आपका ये बिकर टेस्ट होता है, एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हुआ टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट करने के लिए। एंड जबकि टफनेस का टेस्ट करने के लिए बेंड टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये दोनों बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब रेजिलेंस क्या है, रेजिलेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे देखो ये है, ठीक है, पी वर्सेस ये डिफॉर्मेशन का डायग्राम बना है, ये इलास्टिक लिमिट है। ठीक, इलास्टिक लिमिट, अब इलास्टिक लिमिट जानते हैं, उसके बाद वो रीगेन कर लेगा अगर आफ्टर अनलोडिंग। तो इसके अंदर में किसी पॉइंट पे, ठीक, अगर हम उसके अंदर का जो एरिया निकालते पी वर्सेस डेल्टा के बीच में के, तो वो आपका रेजिलेंस कहलाया। ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी, एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी, एंड स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन पैदा होता है ना जब भी किसी पे लोड लगाते हैं, तो उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक, इसके अंदर किसी पॉइंट का, जबकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब पूरा इलास्टिक लिमिट तक का अगर हम एनर्जी निकालेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ रेजिलेंस। ठीक, जबकि वो आपका रेजिलेंस हो गया उसके पहले का। ठीक, तो ये आपका हो गया रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस डिफरेंस। स्टिफनेस क्या हुआ, स्टिफनेस सिंपल नाम से पता चल रहा है, अकरू टाइप का। ठीक, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इस पे लोड लगा दिया पी। ठीक, अगर ये सेम स्प्रिंग नेग्लिजिबल डिफॉर्म हुआ या फिर ये ऐसा ही कैसे ही रहा, तो ये स्टिफ ज़्यादा हुआ। जबकि अगर सेम दूसरा अगर मान लो स्प्रिंग है, वो डिफॉर्म हो गया अच्छा खासा, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया, वो स्टिफनेस उसमें कम है। इस पर मान लो 10 न्यूटन लगाएं, ठीक है, 25 न्यूटन लगाएं, एंड इस पर 30 न्यूटन लगाएं, तो स्टिफनेस किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा लोड सहे एंड वो डिफॉर्म ना हो, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा होता है, वो स्टिफनेस इसको कहते हैं। ठीक, एंड क्रीप क्या हुआ क्रीप एक ऐसा प्रॉपर्टी, या फिर वो आप उसको कह सकते हैं, जैसे मान लो ये एक है हैंगर टाइप का, इस पर एक बडी टंगा हुआ है। ठीक, इसका एक अपना सेल्फ वेट है W। कुछ समय बाद ना, ये इस पर तो हमेशा W लगता रहेगा, कुछ समय बाद ये कांस्टेंट लोड है, इस पे लगता रहेगा, कुछ समय बाद ये डिफॉर्म होके इलोंगेट होके इस टाइप का हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर धीरे धीरे वो हो जाएगा डिफॉर्म। ठीक, तो इस डिफॉर्मेशन को कहते हैं क्रीप। ठीक, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रीप। एंड उसके बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से पहले हम आपको बता देते हैं सिंपल व्हाट इज स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा उसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक, एंड मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इज स्ट्रेन। अब विदाउट फेलियर, फेलियर से पहले जितना भी वो कोई भी मटेरियल सह सकता है स्ट्रेस, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक, तो
ये हो गया आपका। तो अब एक और टर्म आता है, अरे हाँ, ये स्ट्रेंथ जो है वो डिज़ाइन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। हमेशा डिज़ाइन पर्पस के लिए हमेशा ये स्ट्रेंथ हमको पता होना चाहिए। अब आता है एक टर्म एफ ओ एस। एफ ओ एस क्या है ना, ये हम अपने इसमें हम अपने पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं। एफ ओ एस होता है कि हम इतना मान के चलें ताकि वो सेफ रह सके, सेफ्टी पर्पस से हम लेके चलते हैं एफ ओ एस, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम वो सह सकता है, सिग्मा अलाउएबल जिसको कहते हैं, डिवाइडेड बाई सिग्मा अप्लाइड, मतलब कि स्ट्रेस अप्लाइड। ठीक है। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो गया, मान लो पुल बना हुआ है, अब पुल का अपना एक स्ट्रेंथ हुआ, ठीक, अलाउएबल स्ट्रेस उस पर है, एंड उस पर अप्लाई कर सकते लोड 1/3 या फिर 1/4 ले लो, ठीक है। मान लो इसका 100 है तो इसका 25 है मान लो, ठीक। ये अप्लाइड एफ ओ एस इजकल टू ये हो गया, ठीक। एफ ओ एस हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ठीक। एफ ओ एस हम लेके चलते हैं हर एक कंडीशन में उतना लोड लगाएं ताकि वो फेल ना हो, ठीक है। क्योंकि एफ ओ एस हमको लेके चलना होता है डिफरेंट कंडीशन, बारिश हो गया, ठीक है, मान लो बहुत तेज़ हवा आ गया, तूफान आ गया, तो उन सब कंडीशंस में हम फैक्ट ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं ताकि वो सस्टेन करे हर एक कंडीशंस में, ठीक है। तो यही था। आई होप आपको सारे प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे, एंड आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा।